आपका जो राजनीतिक एजेंडा है उसमें 1932 आधारित खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, यह आपके कोर मुद्दे रहे हैं आपकी पार्टी के। इसको लेके आप लोग आंदोलन भी लंबे समय तक किए। आज राज्य सरकार ये दोनों बिंदु पर आगे बढ़ गई है। आपको क्या लगता है कि दिल से सरकार को धन्यवाद देना चाहिए? सरकार हल के लिए बढ़ती तो धन्यवाद, और अगर आप इसको उलझाने के लिए बढ़े तो फिर आप पर प्रश्न रहेगा, इसके तरीके पर प्रश्न रहेगा। 1932 यहाँ के लोगों का परिचय का विषय है भाई। सब लोगों ने क्या कहा कि जो प्रारंभ काल से जो लोग रहे उनका परिचय का आधार बनाना है। तो आधार बनाने के लिए 1932 एक खतियन को आधार बनाया गया। आपने खतियन को आधार बनाया। आप देखो इसके करने का 2-3 साल बीत गए। इसके लिए कोई कोविड काल में कोई बाध्यता नहीं थी। इसके लिए कोई जो ज़मीन में इंफ्रा नहीं बनाना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में विलम्ब होगा, इसलिए मैं अभी कोविड काल में ये नहीं कर सकता। ये निर्णय लेने का बात था। आप ईमानदार नहीं रहे इस निर्णय पर, फिर भी आपने पहल किया कि हम 1932 को आधार बनाएंगे। 1932 को आप जो पहल किए, जो लेके आए हैं, 1932 में आपने ये किया कि इसको हम 9 शेड्यूल में ले जाएंगे तब ये लागू होगा। दूसरा, आपने उसमें एक कमी रख दिया कि आपने ये कहा कि मैं जो लोग जिनका ज़मीन नहीं है, इस प्रदेश में लंबे काल से रहे हैं, जिनका ज़मीन नहीं है, हर लोग किसान खेती रहा नहीं, लैंडलेस लोग भी होंगे। जो लैंडलेस होंगे उनका क्या होगा? तो उनके लिए आपने कहा कि ग्राम सभा से हम ले लेंगे। तो आज ये सबसे पहले उसको बनाने का जो शर्त आपने रखा है, एक तो खतियन को आधार बनाएंगे, हमने उसका एक शर्त भी रखा था। ये पहला पॉलिटिकल पार्टी है जिसने लिखित रूप से गवर्नमेंट को दिया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुंह में बात कर रहे हैं तो मुंह को उतना सेंसिटिव होता नहीं है। हमने लिख के दिया है। मैंने रघुवर सरकार को भी दिया है, इधर भी दिया, हर स्तर पर मैंने देने का काम किया। और वो मेरा दस्तावेज है पार्टी का। हम लोग ऐसे निकाल के रख देते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हमने कहा अंतिम सर्वे को भी आधार बनाओ। कहीं कहीं हर जगह 32 नहीं हुआ तो अंतिम सर्वे को भी आधार बनाना चाहिए। ये दोनों विकल्प ऑब्लिक करके आप 32 और ये रख सकते हो। वो थर्ड ऑप्शन पे आपने जो डाल दिया कि ग्राम सभा से लेंगे, वो एक बहुत बड़ा गैप आपने छोड़ दिया है। अब कई लोग उस रास्ते से आ सकते हैं। ग्राम सभा की आज की स्थिति क्या है? ग्राम सभा जहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम है वहाँ तो ठीक है, बाकी जगहों पर क्या? उस समय हम लोगों ने ग्राम सभा करने के लिए गांव का एक सम्मानित व्यक्ति को ग्राम सभा से मध्य चुन लिए हैं। उसका अभी कार्यकाल 10-12 साल से चल रहा है। 15 साल से उसका कभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। हम लोग विधायक होते हैं 5 साल के लिए आते हैं। वो अगर संवैधानिक व्यवस्था का सीधे तौर पर हिस्सा भी नहीं है, उसको अधिकार आप दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जगह आप छोड़ रहे हैं जिससे लोगों का एंट्री होगा। और किनका एंट्री होगा ये भविष्य में बहुत बड़ा चर्चा होगा। ये एंट्री होगा और वहाँ से लोगों को सेट करेंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये सारा चीज़ केवल पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से आप इस चीज़ों को यहाँ पर पहल कर रहे हैं। और 9 शेड्यूल में जाने का ये नहीं था, आपको अभी लागू करना था। अभी लागू करके जाते हैं और उसके बाद 9 शेड्यूल में आप चले जाते हैं, उसकी पहल करते हैं। चूँकि 9 शेड्यूल जहाँ जाने की बात कर रहे हैं वो भी चैलेंजेबल है आज के दिन में। हमने बताया था, आपने वहाँ अवसर नहीं दिया, लेकिन मैंने बताया कि 12 जजों की एक टीम 2007 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि ऐसे भारत के संविधान को कहीं ना कहीं छूने वाला ऐसा कोई भी प्रस्ताव जिसका कभी भी रीमूल्यांकन हो सकता है, तो ऐसे प्रस्ताव वहां जाने के बाद भी रीमूल्यांकन में जाएंगे। ये जानते हुए भी आपने इसको कर दिया और अभी उसको कहा कि अभी लागू नहीं होगा, 9 जब लागू होगा तब करेंगे। इसलिए मैंने कहा, जिस दिन कैबिनेट आया मैंने कहा ये पॉलिटिकल पहल है, एक राजनीतिक 1932 का राजनीतिक पहल है। चूंकि आप जिस समय कर रहे हैं उस समय आप कंफर्ट जोन में है ही नहीं, आप चारों ओर से आरोपों से घिरे हुए हैं। जब आरोपों से घिरे हुए हैं तब आप ये पहल करते हैं। और उसके बाद जो पहल करते हैं उसका तरीका है कि आप ये बोल किसी और के ही में देना चाहते हैं। चूंकि ये चीज़ समझने और समझाने में बहुत वक्त लगेगा, इसलिए आपने ये खेल खेल दिया। दूसरा, आपने आरक्षण का इसी में और एक है कि आरक्षण का आपने लेके आया। आप बोले हमसे कि आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण पे आपने क्या किया? आपने आरक्षण पर किया कि 10 के जगह 12%, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का 26 के जगह 28, और आपने ओबीसी के लिए आपने छोड़ दिया 27% का हम ये करते हैं। और ये मैंने बहुत बड़ा जीत कर लिया। मैंने इधर से प्रस्ताव 9 शेड्यूल के लिए भेज दिया। साहब फिर से प्रश्न होगा, कोर्ट ने कभी भी, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि 50% से ऊपर आप जा ही नहीं सकते हैं। 50% से ऊपर जाने का तर्क देना पड़ेगा आपको। कोर्ट हमेशा कर रहा है। हम लोग अभी जो ट्रिपल टेस्ट की बात कर रहे थे, पंचायत चुनाव में 9400 पद को आपने अनारक्षित कर दिया ओबीसी का। हजारों पद आपका अभी जो नगर इकाई चुनाव में अनारक्षित हो जाएंगे। जो ये इतना पद अनारक्षित किए हैं, तो आपको कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था इकाई चुनाव में जब आप आरक्षण देने के लिए जाएंगे तो आपको ऑथेंटिक, आपको एक कोई सर्वे आपके पास होना चाहिए, उनका सामाजिक, उनका आर्थिक और शैक्षणिक। ये ट्रिपल टेस्ट के लिए कहा गया था। ट्रिपल टेस्ट आपने कराया नहीं।
और सीधे चुनाव में चले गए। एक तरह से बैकवर्ड के लिए आप क्या कर गए, जो था जगह उसको भी आपने छीन लिया, और आप 5 साल के लिए अब कोई बैकवर्ड लीडर उधर से जीत के नहीं आ सकता। 5 साल के लिए आपने एकदम उनका नेतृत्व को एकदम अलग थलग कर दिया है। ये जो बढ़ाने का है, बढ़ाने में भी लोग आएंगे, जब चैलेंज होगा तो आपसे बोलेंगे ना कि 10 का 12 क्यों हुआ, आपने कोई सर्वे कराया क्या, किस सर्वे को आधार मान के? अब कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कहा है कि आप सर्वे कराओ, संवैधानिक बॉडी बनाओ, और बॉडी के माध्यम से ये करके आते हैं तो निश्चित रूप से हो जाता है। हाउस का देखो, 2 हाउस के पहले वो बोलते हैं ये हो नहीं सकता, सब लिखित है, वही सुनकर लिखित है। अब दूसरा हाउस में बोलते हैं मैं इसमें पहल कर रहा हूं, मैं कमेटी बनाऊंगा, और तीसरा जब आ जाता है सीधे लेके आ जाते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल राजनीतिक पहल है, और इस पहल का आप देख रहे हैं, ये लोग कभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले में ईमानदार नहीं रहा, अलग राज्य में भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अलग राज्य को भी अगर वाजपेयी साहब का पहल ना होता तो ये होता नहीं, चूंकि ये इतना लंबा खींचने का इनको, मैं अभी बोल रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उलझाता है, आजसू पार्टी सुलझाने का बात करता है, दोनों में फर्क है। दोनों एक तरह का एक विषय पर पॉलिटिक्स भी करेंगे तो दोनों हम लोग रास्ता निकालते हैं, ये भटकाने का काम करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन भाजपा के साथ साथ आजसू पार्टी पर लगातार राजनीतिक हमला कर रहे हैं। आजसू या आप डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, क्या कहते हैं? और इसको क्या बोलते हैं, तलवार भांजना। हमला मतलब हमला ओपोजिशन जो रहेंगे, चूंकि हाउस के अंदर एक तो पहले वैधानिक रूप से पहल नहीं हुआ, हाउस के अंदर जो बात की है वो बार बार मेरा नाम अच्छा लगता है उनको, तो उनको हाउस में जो पहल करना चाहिए था एज ए सीएम, हम कैसा देखना चाहते हैं, जिन विषय को हम लेके आएंगे सीएम उस तर्क को वहाँ रखने का काम करेंगे। 1932 में क्यों ला रहा हूँ, सीएम को रखना चाहिए था, जो मैं ऐसे जैसे तर्क आपको बोल रहा हूँ, मैं आरक्षण लेके आ रहा हूँ उसके तर्कों को उनको रखना चाहिए, वो नहीं किए, वो पॉलिटिकल बात की है, सुपड़ा साफ कर देंगे, ये नहीं किए, वो नहीं किए। एज सीएम जो लॉजिकली आपको रखना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर केवल आप हमारे 40 विधायकों को संतुष्ट करने नहीं गए हैं, आप राज्य की 3 करोड़ आबादी को जो ला रहे हैं उस प्रस्ताव पे आपको सहमति बनाने गए हैं। सहमति उनको बताना चाहिए, उनको ये चीज़ की जानकारी देना चाहिए कि मैंने ये पहल इस रूप से किया है, क्योंकि आप उनको लीड करने हैं। हाउस के अंदर कभी कभी संख्या बल के आधार पर मैं जीत हाँ कहाँ और ना का ना बहुत नुकसानदेह हो जाता है राज्य के लिए। जो इस राज्य को होना चाहिए नीतिगत निर्णय में, जिस रूप से डिबेट होना चाहिए, पहला तो डिबेट ना होना ही अपने आप में बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डिबेट के लिए तो ये संस्थाएं बनती है जहां अपना पक्ष रखने का लोगों को अवसर मिलता है। आप पक्ष ना रखने के दे के आप एक हिसाब से आपातकाल जैसी स्थिति का ये उदाहरण दे रहे हैं कि आप बोल नहीं पाएंगे। ये घोषित रूप से हो गया ना कि जो सीनियर लीडर हैं जिनको आना है दलीय रूप से, जिनका स्पीच आना है, उनको आप रोक देते हैं। इतने बड़े इशू आपका अकेले का नहीं है, इशू स्टेट का है, और इससे यहाँ की आवाम जनता प्रभावित होगी, तो सभी का राय इसमें आना बहुत जरूरी था। राय ना आना और अपना राय भी ना रखना, आप उसका राय भी नहीं रख पाए क्योंकि आपने उसको पढ़ा भी नहीं था, आपने पढ़ा भी नहीं था, इसलिए अमेंडमेंट हाउस के अंदर पहली बार अमेंडमेंट हुआ है, मौखिक अमेंडमेंट हुआ, ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। मेरा सवाल ये है कि आपकी जो पार्टी है वो हमेशा सरकार में रही है, ज़्यादातर समय में भाजपा के समय में रही, मधु कोड़ा के सरकार में भी आपकी पार्टी रही। लोग ये आज आरोप लगा रहे हैं कि आजसू जो है वो प्रतिवाद और प्रतिरोध की राजनीति भूल चुकी है और बीच का रास्ता निकाल कर चल रही है, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा पहले तो ये गलत है कि हम लोग एनडीए के साथ जब रहे, जब भाजपा के साथ हम रहे, भाजपा के साथ हम 99 पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो आडवाणी जी के साथ हमारा, जब हम एमएलए भी नहीं बने थे तब हमारा पीसी हुआ था, याद करोगे वो जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अपना हमारा यहाँ एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आडवाणी जी के साथ हुआ था, जब हमारा कोई मेंबर नहीं था। जो आजसू समर्थन ग्रुप का प्रभाकर जी भी थे, हम लोग थे, और हम सभी लोगों ने पीसी करके उनके साथ चलने का निर्णय लिया था, क्योंकि वो अलग राज्य के पक्षधर थे। वहाँ से हमारी यात्रा उनके साथ, भाजपा के साथ एनडीए के रूप में प्रारंभ होती है। उसके बाद सरकार बनती है, हम लोग मंत्री में आते हैं। मधु कोड़ा की जिस घटना की बात बोल रहे हैं, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी तब बने हैं। मधु कोड़ा साहब का जो पीरियड आया उस समय पार्टी नहीं गई, मैं भी मेंबर था, मैं नहीं गया। पार्टी बोल रहे हैं, पार्टी मेरे साथ रही, मैं अध्यक्ष रहा, जरूर मेरे मेंबर उधर जाके मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। पिछले चुनाव में भाजपा और आजसू का गठबंधन नहीं होने के कारण जो परिणाम देखा सबने देखा, और आगे वाले चुनाव में क्या इसकी मजबूरी होगी? नहीं, कोई मजबूरी से कोई काम नहीं करता, ना हम ना भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूरी से काम करेगी। विचारों का मेल होगा, हम लोग निश्चित रूप से विचार का आधार पर लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जैसे विषय पर, विकास जैसे शब्दों, विकास जैसे मानक पर
हम साथ में रहे हैं और हम लोग उस काम को भी किए हैं। और मैं हमेशा मानक स्थापित करते रहता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं नई नई चीज़ों को, जितने भी कल्पनाएं राज्य के अंदर में आप देख रहे हैं, या जो स्ट्रक्चर अभी ब्लिट भी आया, स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हम लोग की भूमिका रहती है। लोगों की इच्छा होगी, लोग चाहेंगे, दल चाहेंगे कि भाई एक अच्छा गठबंधन सामने आए, एक अच्छा नेतृत्व आए। चूँकि अब राज्य के अंदर में जो ज़रूरत है ना, मैं आपको बोल देता हूँ, पार्टी से ज़्यादा लीडर की ज़रूरत है। आपने प्रयोग किया, शुरुआती दिन में आम लोगों की धारणा क्या थी, भाई गवर्नमेंट लंबी नहीं चल रही। जब हम लोग कर रहे थे टुकड़ा टुकड़ा में 14 महीना, 22 महीना, 16 महीना का गवर्नमेंट बनाई जी, जिसको आप बोलते हैं इतना महीना। मुख्यमंत्री का भी तो 20 साल बोलते हैं, मैं उनको बोल दूं 72 से लेकर अभी तक। माने कोई भी चीज़ बात हो तो उसके तर्क हो। कुछ पूरा गिनेंगे ना, 7 साढ़े 7 साल का शासन है जो हम लोग अपना नेतृत्व में किए हैं। उसके बाद जो आप अभी बोल रहे थे, तो उसको आधार कहीं ना कहीं हम लोग को उसी आधार पर हम लोग को जाना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे एक ये है कि 2024 में चुनाव होना है, ऐसे में आसू पार्टी के लिए भी एक चुनौती होगी, और गठबंधन में जो सीटों का जो बंटवारे को लेकर जो पेच होता है, आपकी दावेदारी इसके लिए क्या होगी? देखो, अभी तो हम लोग संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अभी पार्टी, हम लोग ने नवनिर्माण का कार्यक्रम अभी चलाया है। जितने पार्टी के स्ट्रक्चर थे, पंचायत से लेकर यहाँ तक सेंट्रल तक, हम लोग तो 1 लाख पदाधिकारी बनाने का निर्णय लिया है। और उसके लिए 12 सहयोगी इकाई को भी फिर स्ट्रक्चर में लाने की तैयारी करें। तो पूरे स्टेट फैलाव में 1 लाख जो पद में रहने वाले कार्यकर्ता पार्टी के हो जाए। और फिर हम लोग आएंगे अभी पिलर मेंबर, चूल्हा प्रमुख, जो हमारा कंसेप्ट है विधानसभा स्तर पर, हम लोग उसमें अभी फरवरी के बाद हम लोग आएंगे। कल सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है, हम लोग इसको निरेंगे। फिर चुनाव की चर्चाएं प्रारंभ होंगी। हमारी कोशिश होगी कि हम पूरे राज्य में पार्टी को तो पहले मजबूत करें, फिर चुनाव होगा, चुनाव आएंगे। चुनाव में मजबूती के आधार पर ही तो तय होता है। हम जितना मजबूत रहेंगे, हमको जगह उतना मिलेगा। कमजोर को कौन पूछता है? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।